स्पेशल एजुकेटर्स। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एएसडी। हम टारगेट कर रहे हैं केवीएस टायर 2 को स्पेशल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, एटिमोलॉजी, ऑटिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। कितने टाइप्स के स्केल्स होते हैं, चाइल्ड प्रोफाइल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन और असेसमेंट टूल्स के नाम भी हैं। साथ में एग्जाम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से लास्ट में मैं आपके लिए रिविजनल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एट द एंड ऑफ क्लास। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें स्पेसिफिक फंक्शंस के डोमेन में हिंड्रेंस, बाधाएं, डिफिकल्टी आती है। ये कॉन्टिनम ऑफ इम्पेयरमेंट है जो कि माइल्ड टू सीवियरिटी की तरफ जाता है। इसमें कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड होते हैं? वो होता है कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर पैटर्न्स। बिहेवियर पैटर्न्स में रिपीटेटिव बिहेवियर, मूवमेंट्स, फ्लैपिंग, या फिर हम कह सकते हैं इकोलिया, वो भी इंक्लूडेड है। हम बात करें ऑटिज्म की टर्मिनोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले लियो कैलनर ने एक टर्म यूज की थी, इन्फेंटाइल ऑटिज्म, इन 1943। स्टार्टिंग से ही हम ऑटिज्म को ऐसा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं जानते थे। ये 2013 में DSM-5 ने इंटीग्रेशन किया था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम और PDD-NOS को। तब बना था ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें स्पेक्ट्रम का मतलब था एक अम्ब्रेला लाइक टर्म। जब 1943 में लियो कैलनर ने पहली बार इन्फेंटाइल ऑटिज्म के बारे में बताया तो उसके ठीक एक साल बाद 1944 में एस्पर्जर सिंड्रोम एक टर्म यूज की गई बाय हैंस एस्पर्जर। उन्होंने बताया कि जो बच्चे सोशल डेफिशिएंट्स होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते लेकिन नॉर्मल इंटेलिजेंस होते हैं, वो एस्पर्जर सिंड्रोम से ग्रसित हैं। फिर 1980 में DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल थर्ड एडिशन में ऑटिज्म को ऑफिशियली इंक्लूड किया गया था। फिर 1994 में DSM-4, DSM-3 था 1980 में आया था। फिर 1994 में 14 साल बाद DSM-4 आया जिसने क्लासिफाइड किया ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को, एस्पर्जर सिंड्रोम को, PDD-NOS को, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर नॉन अदरवाइज स्पेसिफाइड को। इन सभी को आगे जाके 2013 में DSM-5 ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट बना दिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के आगे जाके इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद DSM-5 ने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेकलिस्ट इशू की थी जिसमें परसिस्टेंस सोशल डेफिसिट्स के 3 चीजें शामिल थी कि रिलेशनशिप्स क्या था, कैसा है बच्चे का, सोशल इमोशनल में बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या कमी आ रही है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी इंक्लूड किए गए थे। अगर बच्चा आपकी बात को ऐसे कि ऐसे बोल रहा है तो उसको ललिया कह दिया गया। बार बार हाथ को फ्लैप कर रहा है तो उसे फ्लैपिंग। और कई बच्चों को तो सेंसरी सेंसिटिवनेस भी देखी गई। सिम्टम्स मस्ट अपीयर इन द अर्ली डेवलपमेंट पीरियड, जैसे कि ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इसका क्रूशियल टाइम पीरियड होता है 3 साल, और 5 साल हो सकता है मैक्सिमम अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और ये अर्ली चाइल्डहुड से पहले कर दिया जाए तो अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे की लर्निंग के लिए। इसी बेस पे हमने ASD को लेवल्स पे डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट नीड्स। किस बच्चे को कितनी स्पोर्ट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किया है। पहला है रिक्वायरिंग स्पोर्ट्स, बच्चे को क्लूज चाहिए, बच्चे को हिंट चाहिए ताकि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, बच्चा ऑर्गेनाइज कर पाए चीजों को अच्छे से। लेवल 1 में सिर्फ उसको क्यूज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बेसिक असिस्टेंस चाहिए। लेकिन लेवल 2 में ऐसा नहीं है। लेवल 2 में रिक्वायरिंग सबस्टेशनल सपोर्ट, मतलब बच्चे के बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग होंगे, बच्चे का वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं होगा। आपको बार बार बच्चे को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, बच्चे को अंडरस्टैंड भी करना है, बच्चे की नीड भी समझनी है।
और लेवल 3 उसके बाद सबसे स्ट्रेसफुल, हम कह सकते हैं वेरी सबस्टेशनल स्पोर्ट लेवल आता है, जिसमें हमें सारी चीजें खुद से ही प्रिपेयर करनी होती हैं जो बच्चे के डे टू डे डेली लाइफ में एज अ प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खुद से टॉयलेट नहीं कर पाता, हमें सपोर्ट देना है विद द हेल्प ऑफ डाइपर। बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बच्चा खाना नहीं खा पाता, तो हमें खिलाना है। ये लेवल 3 का सपोर्ट मांगता है बच्चा, जब वो क्या नहीं कर पाए, खुद की चीजें डे डेली लिविंग में नहीं कर पाता। अब एएसडी में मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी काम करती है, जैसे कि जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, और कुछ ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक्स फैक्टर्स की, तो उसमें ट्विन स्टडीज ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करता है किसी भी बच्चे में एएसडी के होने का। उसमें वो चीजें, वो सिचुएशन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या रीड सिंड्रोम से रिलेटेड हो सकती हैं। यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि रीड सिंड्रोम मेनली चिल्ड्रन बेबी गर्ल में पाया जाता है, बॉयज में कम पाया जाता है रीड सिंड्रोम। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंसेस पे रिलेटेड है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन से न्यूरॉन्स किस पार्ट में ज्यादा है, और यही चीजें आगे जाके इम्पैक्ट करती हैं फ्रंटल लोब को, सेरेब्रम को और लिम्बिक सिस्टम को। जितनी न्यूरॉन्स एक्टिव होंगी उतना वो ब्रेन का पार्ट एक्टिव होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में प्रीनेटाल इन्फेक्शन, अगर बच्चे में किसी भी तरीके से इन्फेक्ट आ जाता है तो हो सकता है बच्चे में एएसडी के चांस बढ़ जाएं, या फिर प्री मैच्योर बर्थ या फिर एडवांस प्री नेटाल एज, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि एएसडी सिर्फ एक ही कंडीशन है, कई बार कंबाइंड कंडीशन से भी होता है एएसडी। लाइक एक बच्चे को एएसडी भी है और एडीएचडी भी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी भी है, एएसडी भी है, और उसको सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बच्चे को पेपर कटिंग का सिंपल सा टास्क लिया और वो बच्चा एएसडी वाला है, अगर उसे सीजर का टेक्सचर पसंद नहीं है तो हो सकता है वो उस टास्क को परफॉर्म ही ना करे, या फिर किसी को चोट पहुंचा दे या खुद को ही काट ले। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल चीजें कंबाइंड होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। हमें सभी चीजों का ध्यान रख के बच्चे का हर चीज के पर्सपेक्टिव में सोच के तब गोल डिसाइड करना है, ताकि बच्चा आगे जाके किसी ना किसी चीज में इंडिपेंडेंट बन सके। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करते हैं, जैसे हम पता करते हैं आईडीडी तो नहीं है, लैंग्वेज डिसऑर्डर तो नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, एंजाइटी तो फील नहीं कर रहा बच्चा, ये सारी चीजें। और फिर हम बात करते हैं कि चाइल्ड की प्रोफाइल, एक एएसडी वाले बच्चे की चाइल्ड की प्रोफाइल में क्या क्या आपको दिख सकता है। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रोट मेमोरी आपको दिख सकती है। एएसडी वाले बच्चे जीनियस भी हो सकते हैं, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। कोई भी एएसडी वाला बच्चा जीनियस हो सकता है। ये अनइवन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन शो करते हैं, और चैलेंजेस शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चीज़ों को राइटिंग टास्क में लिख नहीं पाएंगे अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को कंप्रीहेंस नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफिकल्टी शो करेंगे, चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं होती, जो आगे जाके बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस में। बिहेवियर ट्रेट्स में रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, एक काम को बार बार करते हैं। मैंने मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है बार बार बोलेंगे। और फ्लैपिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं खुद को शांत करने के लिए। पुअर आई कांटेक्ट होता है इन बच्चों का, लिमिटेड होते हैं सोशल कम्युनिकेशन, किसी से नहीं करना, और करना भी है तो स्पेसिफिक लोगों से करना है, मम्मा है उसमें या फिर पापा हैं या फिर स्पेसिफिक कोई बंदा है जिससे अच्छे कनेक्शन है। कम्युनिकेशंस की बात करें तो इनका स्पीच डेवलपमेंट डिलेड होता है, और इकोलेलिया, प्रेजेंस ऑफ रिपीटेशन वर्ड फ्रेज करते रहते हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकती है इन बच्चों में। और एक्चुअली वेसल होती है इन बच्चों की ना, फ्यूनल ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
तो वो हम स्क्रीनिंग और असेसमेंट की बात करते हैं उसमें। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट के थ्रू क्विक आइडेंटिफिकेशन करते हैं बच्चे की। फिर पोटेंशियल डेवलपमेंटल रिस्क कौन से हैं उनको डिजाइन करते हैं। उसमें हम कुछ टूल यूज कर सकते हैं जैसे एम चैट, जैसे ऑटिज्म स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर द स्क्रीनिंग, ये फेज 1 में। और फेज 2 में फॉर द असेसमेंट हम डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन तक जाते हैं बच्चे के। और ये डिजाइन कौन करता है, कंडक्ट कौन करता है, वो करता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में होता कौन कौन है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में होते स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, पेडियाट्रिशियन, पेरेंट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट हम कह सकते हैं। ये सभी मिलके बच्चे का डाटा कलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ करंट लेवल गोल डिसाइड करते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके और अच्छे से डेवलपमेंट की फेज में अच्छी चीजें अचीव कर सके। अगर हम असेसमेंट की बात करें और असेसमेंट टूल्स की बात करें तो ऑटिज्म स्पेसिफिक रेटिंग सिवेरिटी के बेस पे कार्स और गार्स दो रेटिंग स्केल्स हैं। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल जो कि मेजर करता है ऑटिज्म की सिवेरिटी को, और गिलीमन ऑटिज्म रेटिंग स्केल जो कि रेट करता है ऑटिज्म को। फिर है इंटेलिजेंट एंड कोग्निटिव टेस्टिंग, और उसके बाद है अडेप्टिव एंड फंक्शनल स्किल्स जिसमें एमडीपीएस, एफएसीपी, वीएसएमएस आते हैं। एमडीपीएस में स्किल्स का डेवलपमेंट, वो एक चेकलिस्ट होती है, उसमें बच्चे के प्रेजेंट है या नहीं वो चीजें देखते हैं। फंक्शनल एकेडमिक्स के लिए एफएसीपी और अडेप्टिव बिहेवियर के लिए वीएसएमएस का यूज करते हैं। इन चीजों को यूज करने के बाद हम एक फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड हैं लीगल राइट से। हमने बच्चे का मेडिकली डायग्नोसिस किया ना, साइकाट्रिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियर थेरेपिस्ट थे, एजुकेशन डायग्नोसिस किया, स्पेशल एजुकेटर हैं, और सारी चीजें हैं। और हमने टूल्स भी यूज किए जैसे कार्स, गार्स, MISIC फॉर द इंटेलिजेंस एंड कोग्निटिव टेस्टिंग। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव में आप लिखोगे तो आप RPWD एक्ट को भी मेंशन करोगे जिसमें ऑटिज्म एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी बताई गई है जो कि इंडिया में कैटेगराइज्ड है। Officially, disability certification is strictly issued by the government medical board। ये दो पॉइंट आपको आपके नंबर लाने में वेरी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इंटर रिलेटेड करके ही हमें अपने क्वेश्चन के आंसर रिफ्रेम करना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टीच है, इसकी फुल फॉर्म अपने आप में ही अलग है। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। टीच की ये फुल फॉर्म आप लिख सकते हो जो कि फोकस करता है स्ट्रक्चरिंग द फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल लर्निंग ऑफ द ऑटिस्टिक चाइल्ड। फिर है सॉरी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये नॉन वर्बल बच्चों के लिए यूज किया जाता है सिंबल के टाइप में। और ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, आप बिहेवियर थेरेपिस्ट का एक पॉइंट लिख सकते हैं उसमें कि एक स्ट्रक्चर्ड डाटा ड्रिवन सिस्टम होता है जो कि बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर को रेनफोर्समेंट करने, प्रॉम्प्टिंग देने और ट्रेनिंग में हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें टीच, पैक्स, एबीए क्लासरूम में कैसे यूजफुल होती हैं और क्या नीड्स होती है बच्चे की लर्निंग में, तो हमें जब भी किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे का अगर हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करना है तो उसका स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान होना चाहिए। क्लियर फिजिकल बाउंड्रीज और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होना चाहिए बच्चे के लिए। प्रेडिक्टेबल रूटीन होना चाहिए कि इसके बाद ऐसे करेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्लास में आके ग्रीटिंग्स की, ग्रीटिंग्स के बाद हम सब बैठे बैठे उसके बाद हमने डेट डिस्कस किया, डेट क्या है, बच्चा प्रिडिक्ट कर पाए रूटीन को विद द हेल्प ऑफ विजुअल शेड्यूल्स। और जो भी टास्क हैं, जैसे कि हमें ग्रीटिंग्स का टास्क लिया तो सबसे पहले हम बच्चे को करके दिखाएंगे, फिर बच्चा करेगा, रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। टू वे लर्निंग के थ्रू सिखाना है बच्चे को, यानी टास्क को ब्रेक करके सिखाना है जिससे बच्चा अच्छे से अच्छे सीख सके और उसकी स्किल बन सके, बच्चे की स्किल डेवलप हो सके उस टास्क से रिलेटेड। नेक्स्ट है रिपीटेशन एंड रेनफोर्समेंट। जब भी बच्चा कुछ अच्छे काम करता है, कोई अच्छा टास्क करता है, तो हमें उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, उसको रेनफोर्स करना कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। इससे बच्चे के
इंटरेस्ट बना रहता है लर्निंग में। अब है कुछ क्वेश्चंस, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ऑटिस्टिक सॉरी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी के टॉप 27 क्वेश्चंस दूंगा इन स्लाइड से रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा इनहेंस हो, और ज्यादा आप चीजें सीख सकें। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ एजुकेटर कि मुझे देखने वाले ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी के कंटेंट को कंज्यूम करें। वैसे हम इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म वाज फर्स्ट साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड बाय, ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। तो लियो कैनार ने 1943 में इसको डिस्क्राइब किया था। और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की या फिर समझाने की नीड है, क्योंकि अभी जो स्लाइड्स की है हमने उन्हीं से रिलेटेड ये आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए एक प्रॉपर क्विज बना के लेके आऊंगा अगली वीडियो में। मुझे पता है आपके पास टाइम भी कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये रिवीजन भी इसलिए हो रहा है ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, उस टीचर पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम मत कीजिए। फोमो अपने अंदर बिल्डअप मत होने दीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि वो अगर एक बार बिल्ड हो गया तो उसको हम निकाल नहीं सकते, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। वही बात है, वहम की कोई दवा नहीं होती। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपने इतना सारा डाटा कंज्यूम कर लिया है कि आप 4 मार्क्स का अच्छे से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिख के आ सकते हो। उसमें आपको क्या क्या लिखने आना है, सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पिलर्स के टाइप में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की, टर्मिनोलॉजी बताई, लेवल्स बताए, हमने इतनी सारी चीजें बताई। तो आई होप आप इसको 4 नंबर में फ्रेम कर ही दोगे। ये हमारा 15 मार्क्स स्ट्रक्चर था। इतनी सारी चीजें करवाने का मेरा मकसद यही है कि आपको अगर बहुत कम चीजें भी याद रहे तब भी कोई बात नहीं, आपके पास इतना डाटा है कि आप उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगली क्विज में, जो कि मैं आपके लिए स्ट्रक्चर्ड अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपकी मेहनत वैल्यूएबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हैप्पी।